आइए आप लोग भी इधर आ जाइए और फिर अपनी जगह पे चले जाइएगा और ऐसा करके बैठिएगा कि दोनों साइड में बैठना। को निकालकर थोड़ा सा होगा, लेकिन ये आत्मा जो है वो आशीर्वाद देगी। आशीर्वाद से फल वो काफी चेन चेन बन गया। बढ़ा दिए इसको वहाँ पे यहाँ से आ जाइए आप लोग, कुछ यहाँ ऐसे कर आइए सर, आइए आइए कवर ये नहीं कवर हो जाएगा। आप आइए, आप 50-50 आ जाइए, 50-50 ये छोड़ दीजिएगा। हाँ, और ये फोटो के साथ थोड़ा सा और यहाँ आइए ना, थोड़ा पीछे स्टिल फोटोग्राफी बहुत ही अच्छा है। आ जाइए इधर पुष्पांजलि और करके आ लो। हम लोग कैमरा वाले को बार बार नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइव जा रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। इसको देखते हुए अब स्टेज ये हो गया, स्टेज तो स्टेज पे तो ठीक है, आइए उधर शुरुआत।
डॉक्टर राजेश कुमार। संजय वर्मा जी देखने वाले हैं। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं उन व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि करने के लिए, जिनकी वजह से बिहार में नाट्य आंदोलन ने एक बहुत बड़ी लंबी दूरी तय की है। हमारे बीच में इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट से एक ऐसे व्यक्ति ने ये बीड़ा उठाया है जो पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर इस अमृत महोत्सव में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में जो भी उपलब्धियां हुई है उसको लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और ये बड़ा ही सराहनीय कदम है जिससे किए गए कार्यों को एक रिकॉग्निशन मिलता है, स्थापित होता है वो संघर्ष जिसकी वजह से आज समाज, संस्कृति और देश आगे बढ़ रहा है। मैं इस कार्य के लिए इस संस्था के साथ साथ श्री उदय नंदन जी का काफी शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस कार्य को, और ये बात खुशी की है कि ये उदय जी हमारे इस संस्था से जुड़े रहे हैं। और अगर मैं गलत देखूँ उदय जी तो शुरुआती दौर में ये हमारे एक सशक्त कार्यकर्ता, कलाकार और एक स्तंभ हुआ करते थे। तो आज आपको इस आप ही के घर में हम स्वागत करते हैं। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है और चाहेंगे कि उदय जी अपने इस कार्यक्रम के बारे में हम लोगों को चंद शब्दों के द्वारा बताएं। वर्मा जी जो है थोड़ा श्रद्धांजलि के बारे में उदय जी कुछ बोले इसके पहले। ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम जो 3 मूर्तियों को देख रहे हैं, अनिल कुमार मुखर्जी जी जो इस संस्था के संस्थापक रहे और उनके संघर्ष का ये नतीजा है कि आज हम लोग इस प्रांगण में, इस हॉल के अंदर बैठ करके पूरे देश से रूबरू हो रहे हैं। उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई आर.पी. वर्मा, राजेंद्र प्रसाद वर्मा तरुण जी, अजीत गंगुली जी जो पूर्व महासचिव भी थे, मात्र महासचिव नहीं थे, कलाकार नहीं थे, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे।
एक संस्था थे। इन्हीं की वजह से आज मेरे जैसा एक अदना व्यक्ति इस मंच पर खड़े होकर के आप लोगों से चंद शब्दों के द्वारा रूबरू हो रहा है। ये इनकी देन है, इनका आशीर्वाद है, इनका मार्गदर्शन है। इसी तरुणदा के पुत्र हमारे बीच में डॉक्टर राजेश वर्मा जी, जिन्होंने बचपन यहाँ गुजारा है, जवानी यहाँ गुजारी है और फिर चेहरे के भाव चाहे जो हो, जवान रहते हुए हमारे साथ आज हैं। राजेश जी से निवेदन है, 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह में उपस्थित सभी कला के पुजारी, कर्मशी, तेजस्वी और उदयमान शख्सियत को प्रणाम करते हुए आज इस अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में जो प्रारंभ हुई और आज सबसे गर्व की बात है कि श्रीमान उदय जी के द्वारा इस परंपरा की इस कड़ी को जो 152 देशों में लाइव फेसबुक मीटिंग के माध्यम से इसको क्रियाशील किया जा रहा है। बचपन बिल्कुल हमारा यहाँ गुजरा है और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो अपने पिता को, अपने पिता के गुरु को वो सारे क्रियाकलाप करते हुए देखता हूँ और जिन हाथों में यहाँ की वसीयत विरासत के रूप में आई है वो अभिषेक भी मैंने यहाँ देखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिता की परंपरा को, पिता ने जो गुरु की परंपरा को चलाया था वो परंपरा आज कितने अच्छे तरह से चल रही है यह देख करके। और मुझे लगता है कि इस महोत्सव के माध्यम से जो आप सभी जो इस रूबरू हो रहे होंगे, आपके अंदर स्वतः यह बात होगी कि ये कहाँ के वो लोग अनिंदा काकू के रूप में थे, अजीता, तरुणदा। इन तीनों में सबसे खास बात जो मैंने बचपन में भी देखी थी और आज भी मैं यहाँ के जो नेतृत्व करता है उनको देख रहा हूँ, खास करके जो आने वाली जो पीढ़ी है और मेरे पिता की पीढ़ी के जो लोग हैं जो उन वसीयत को लेकर चल रहे हैं, एक गजब का अपने लक्ष्य के प्रति एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से जो कमिटमेंट है जो चल रहा है, जो इतने सीमित में असीमित कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं मुन्ना जी, उदय जी को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आज सर आपकी वजह से आज हमारा थिएटर के वो स्तंभ और इसके साथ साथ इस स्तंभ को लेकर आगे चलने वाले जो योद्धा हैं, ये आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दूर दराज देश के कोने में बैठे हुए लोग देख रहे होंगे, लाभान्वित हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहीं के लोग, यहाँ के स्टूडेंट आज देश और विदेश में नाम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है और तहे दिल से मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि इस पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट के तहत जो एक मुहिम है, ये अमर होने के पथ पर चलने वाली मुहिम है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद राजेश जी, जो बातें आपने कही। अगर खेत उन्नत है तो फसलें भी लहराती है और ये 3 व्यक्ति जिनको आज हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इन्होंने ऐसी खेती तैयार की कि आज बिहार में कला संस्कृति का खेत लहरा रहा है। काफी पहले ये लोग हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आज जैसा राजेश जी ने कहा, जिन लोगों के कंधे पे ये जिम्मेवारी आई है कि इनके सपनों को पूरा करें, मैं तो इस बात से गदगद हूँ, खुश हूँ कि कैसे पौधे लगाए इन लोगों ने, किस तरीके से उसका पोषण किया, किस तरीके से उसकी देखभाल की कि आज इसी इंस्टीट्यूशन में इनके जैसे 50 व्यक्ति खड़े हैं जो कला क्षेत्र का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इनके सिखाए, इनके पढ़ाए व्यक्ति, अगर सचिव महोदय बुरा नहीं माने
तो कल सचिव महोदय हमारे विद्यार्थी हुआ करते थे और कैसी शिक्षा दी इन लोगों ने, किस तरीके से पालन पोषण किया कि आज कल का एक विद्यार्थी हमारा ओजस्वी सचिव बन के खड़ा है। एक बार पुनः इनको नमन करने का हित करता है कि ऐसे लोगों को इन लोगों ने पाला पोसा। आलोक जी बगल में बैठे हैं, परिचय के मुहताज नहीं है, लोग देखते ही कह देते हैं कि कलाकार हो गए। ये खुशबू, ये महक, ये चाप, ये ढाल, ये बात करने का ढंग जो इन लोगों ने दिया, मैं भी खुश हूँ कि कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ इनकी वजह से। तो शब्द नमन है और महासचिव जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और दो शब्द हैं। अभिषेक रंजन जी। सबसे पहले मैं स्वर्गीय अनिल दा, तरुण दा और अजीत दा को श्रद्धांजलि देता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। और जो 3 महान विभूतियाँ जिनके स्तंभ पर, जिनकी नींव पर ये संस्थान खड़ा हुआ है, उसमें हम लोग एक छोटी सी ईंट हैं। और ये जब ईंट दीवार में लग जाती है ना, तो उस ईंट को एहसास होता है कि ये दीवार वाकई कितने मजबूत स्तंभों पर खड़ा है और क्या उसूल रहे होंगे, क्या उनके विचार रहे होंगे, क्या सोच रही होगी। ये इस दीवार के ईंट बनने के बाद मुझे समझ में आया। मैं अनिल दा से तो रूबरू नहीं हुआ था, उनकी जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो उसूल थे, आदर्श थे, मैं अपने गुरुजनों से सीखा हूँ, बुद्धेश्वर सर से सीखा हूँ। बाकी उस समय हम लोगों से रूबरू होने का मौका तरुण दा से मिला, अजीत दा से मिला। तो उस समय हम लोग काफ़ी नए थे और हम लोगों के याद में है कि तरुण दा मंच पे जब मतलब बीच नाटक में चले जाते थे और किस तरह से एक अमिट छाप छोड़ करके आते थे, तो हम लोग मतलब वो डिस्कशन का मतलब रहता था होता कि क्या इम्प्रोवाइजेशन करते हैं और किस तरह से एक इतने बड़े व्यक्तित्व हम लोगों से जिस तरह से बात करते थे, जिस तरह से हम लोगों को मार्गदर्शन देते थे अजीत दा। तो ये जो संस्कार और ये जो चीज़ें जो छाप कम वक्त में उन लोगों से मुझे मिला, तो ये मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा और वक्त मिला होता तो हम लोग शायद और भी अच्छे से समझ पाते और भी चीज़ों को देख पाते। लेकिन जो भी मिला, ये इतना तो काफ़ी है कि इस नींव को और इस नींव के आदर्शों को मुझे समझने में काफ़ी सहूलियत मिली। बाकी हमारे बड़े राजेश वर्मा सर सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैं इन लोगों में भी उनकी छवि देखता हूँ और इन लोगों को जब देखता हूँ तो लगता है कि हमारे ऊपर भी कोई देखने वाले हैं जिनके लिए हमारे गार्जियन स्वरूप हैं सब लोग। तो एक छोटा रह करके और स्नेह पा करके जो कार्य करने में मजा आता है, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ सर। बाकी हमारे नए विद्यार्थी भी यहाँ बैठे हैं, नए सब लोग हैं, 6 महीना हुआ है इन लोगों को आए हुए। तो आप देखेंगे कि इस जगह का माहौल जो सर बोले ना कि यहाँ पे इनकी आभा ऐसी थी कि अभी तक उसकी खुशबू हम लोगों के बीच है। तो जो वाकई कलाकार है ना, वो पकड़ लेता है और उस रूप में ढल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जो बाहर की दुनिया है और जो अंदर की दुनिया है, इसमें काफ़ी अंतर है। हम लोग दोनों दुनिया जीते हैं, एक बतौर थिएटर के कलाकार की भी दुनिया और बाहर के जहाँ घर परिवार व्यापार सब करना होता है वहाँ की। तो जब मैंने 10th की परीक्षा दी थी, मैट्रिक पास किया था, तो उस समय मैंने थिएटर ज्वाइन किया 2009-10 की बात है। और थिएटर जो है हमारे व्यक्तित्व में इतना विकास देता है और इतने अंदर से चीज़ों को डेवलप करता है ना, और इतने मुश्किल से हम लोग यहाँ पे काम कर पाते हैं, इतने कम संसाधनों में। तो आप जब इसके
आदतों में जब शामिल हो जाइएगा ना, तो बाहर की सब चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। हम लोगों को बाहर का कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं लगता है जो हम लोग थिएटर में सर्वाइव कर गए 10 साल। और मैं तो कहता हूँ, मैं कला से कोयला तक का सफर मैंने किया है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कोयला क्या होता है, और मैंने कोयला का व्यापार किया। तो ये एक एक्टर ही था और थिएटर ही था जो, और इस मिट्टी से हमने जो सीखा, जो हमने यहाँ से देखा, तो इसी के कारण हम लोग समाज में, व्यापार में भी कुछ कर पाते हैं। ये बहुत ही वास्तविक चीज है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं कलाकार नहीं होता तो मैं व्यापारी भी नहीं होता। और इतना मजा आता है। आज इस संस्था की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पे, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारे इतने बड़े और महान विभूतियों के द्वारा विरासत एक जो मिला है, उसमें योगदान देना, एक अपने नाम का भी एक काम करके अपनी छाप छोड़ने का जो एक मौका मिला है, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ। हमारे सभी युवा साथी बैठे हैं और संस्था जो है ना, ये अपना त्याग, अपना खून, अपना पसीना और इस मिट्टी में डालने का चीज है। यही उर्वरकता बढ़ाएगी इस मिट्टी की। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, निस्वार्थ भाव से थिएटर कीजिए 4 साल 5 साल, आपको जीवन में वो मिलेगा ना जो बाहर आपको कहीं नहीं मिल सकता है। थिएटर ऐसा चीज आपको देकर के जाएगा। ये बहुत बड़ी दुनिया है। ये आपको अभाव में जीना सिखाएगी और हर भाव में जीना सिखाएगी। तो और मैं किसी से भी, मैं पिछले साल मनोज वाजपेयी आए थे यहाँ, तो उनकी 7 साल की बच्ची है और उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची को थिएटर में इंटरेस्ट नहीं है, फिल्मों में इंटरेस्ट होता है। तो संयोग ऐसा था कि उस दिन उनकी बच्ची और उनकी जो अर्धांगिनी है मैडम भी आई हुई थी, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पे आए थे। मनोज भैया ने कहा कि हमारी जो बच्ची 7 साल की है, ये पहली दफा किसी रंगमंच पे आई और वो कालिदास रंगालय के रंगमंच पे आई, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को सिखाऊंगा कि जीवन में फिल्मों के पीछे उतना न दौड़े और थिएटर करे। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी थिएटर करे, इसलिए करे क्योंकि बाहर वो बोले कि बाहर तुम फिल्मों में जाओगे तो खर्चे भी अधिक होंगे, मॉल में बैठ करके देखते हैं, और थिएटर में तुम आओगे तो पैसे बचाना सीखोगे और उसूलों के साथ जीना सीखोगे। तो बड़े बड़े जो कलाकार, एक्टर हम लोगों के बीच के हैं, सब लोग थिएटर से ही जन्मे हैं और थिएटर बहुत बड़ी चीज है। हम लोग तो काफी लोगों को प्रमोट करते हैं बाद में। हाँ, अगर हम लोग सामयिक दौर में थिएटर की बात करें तो एक परेशानी जरूर है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने कंटेंट के मामले में पिछड़े हैं और आज के समाज के साथ हम लोग अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं। और शायद यही एक वजह भी है कि हम लोग आर्थिक संपन्नता की ओर नहीं है। मैं हमेशा जब भी कभी बोलने का मौका मिलता है तो मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि थिएटर को आज के दौर में, जो आज की सामयिक दौर है, उससे जुड़ी कहानियों के ऊपर, उससे जुड़े लोगों के ऊपर और दर्शकों को जोड़ना चाहिए। आज आप बाहर पूछेंगे तो 10 में से 5 आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जिनको थिएटर पता नहीं है कि थिएटर में कुछ है। तो जितने भी बच्चे आते हैं, इस साल हमने कोशिश किया है कि आप सब लोग जब भी कोई नया प्रोडक्शन करें, हमेशा नए लोगों को लेकर के आए। हर नाटकों में कोशिश करें कि हर 5 लोगों ऐसे को बुलाएं जिनको थिएटर के बारे में कुछ नहीं पता है, उन्हें थिएटर दिखाइए। और आप विश्वास कीजिए, अगर ये सिलसिला हम लोग साल 2 साल मेहनत करें ना, तो अपना एक बड़ा दर्शक का ग्रुप भी बना सकते हैं, कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं थिएटर का, और तभी आपको जाकर के आर्थिक संपन्नता भी है। अभी क्या है, थिएटर ग्रांट पे चल रहा है। मैं ग्रांट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन केवल अनुदान पे चलना और अपनी कला को जीवित रखना, मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूँ। और आज देखिए, सिनेमा की जो लॉकडाउन और कोविड हुआ, तो सिनेमा हॉल की हालत बहुत खराब है। आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि सिनेमा हॉल इतिहास हो जाएगा। थिएटर अपने आप को जीवित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थिएटर अभाव में भी चल रहा है, सिनेमा अभाव में नहीं चलता है, क्योंकि सिनेमा का अपग्रेड आ गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब
OTT प्लेटफॉर्म है, तो अब घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी में सब लोग देख रहे हैं, सिनेमा हॉल में दर्शकों की भीड़ कम होती है। तो ये थिएटर वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मुझे अभी दिखाई देती है, क्योंकि जब दर्शक बाहर निकल के जब कुछ उनको देखने के लिए नहीं मिलेगा बाहर फिल्मों में और इधर उधर, तो घूम के उनको फिर थिएटर में आना है और लाइव परफॉर्मेंसेस के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ेगी। तो मैं बिहार आर्ट थिएटर, क्योंकि बिहार की अग्रणी संस्था है, तो एक जिम्मेदारी भी बिहार आर्ट थिएटर की बहुत बड़ी होती है। और खास करके मैं अभी अपनों के बीच बैठा हूँ, तो अपनों आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग प्रशिक्षण के छात्र हैं, तो कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम लोग बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्शन करें और जितने दर्शकों को जोड़ सकें जोड़ें और अपने कार्यों से उनको रूबरू करवाएं कि हम क्या करते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। और मैं समझता हूँ कि गुप्तेश्वर सर यहाँ बैठे हैं, सर आप लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं, तो सर के भी सबसे भी बात होती है, तो हम लोग इसी मुद्दे पे हमेशा मीटिंग में भी बात करते हैं कि कैसे हम लोग अपने प्रोडक्शन को बेहतर करें, और सर भी हमेशा इसके लिए कोशिश करते हैं। और कुछ मजबूरियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं। अभी देखिए हम लोग नाटक के बिहार का तमाशा 40-50 कैरेक्टर्स एक प्ले में लेकर के थे, तो ये तो एक है कि हमारा एक सिस्टम है कि सब लोगों को लेकर के काम करना है, लेकिन अब वहाँ से आप लोग भी निकल गए। अब समय है कि अब आप लोग भी अपना काम कीजिए और संस्था को बेस बना करके इसके नाम को आगे ले जाइए अपने कार्यों से, क्योंकि मिट्टी से जुड़कर रहिएगा, जगह को अपनाइएगा, तो ये जगह भी आपको अपनाएगा। मैंने यही अपने जीवन को सीखा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। कूद के पाँव पालने में नजर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज मैंने आपसे सीखी, तो गर्व फिर जाता है उन लोगों पर कि उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि आज आप कितने लोगों को एक सही दिशा दिखाने में सक्षम हैं। निश्चितता थिएटर को रोटी से जोड़ना पड़ेगा, और है हम लोगों ने देखा नहीं है, उदय जी दिल्ली में देख रहे हैं, मैंने मुंबई में भी देखा है, बाहर भी देखा है। थिएटर की कीमत है, जैसा अभिषेक जी ने कहा कि आपके कंटेंट अगर अच्छे, आपका प्रोडक्शन अगर अच्छा है, आप में अभिनय की क्षमता है, तो आप सबों को जानकारी होगी। लेकिन जानकारी देना चाहता हूँ कि मुंबई में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ नाटक देखने का शुल्क 500 रुपये है, रिहर्सल देखने का शुल्क 5000 रुपये है। 500 में आप तैयार नाटक आज शो के दिन देख सकते हो, लेकिन नाटक तैयार कैसे होता है, अमरीश पुरी जैसे व्यक्ति को, पंकज कपूर जैसे शख्सियत को कैसे डायरेक्ट किया जाता है, तो उनकी गलतियां क्या होती हैं, उनकी बारीकियों को आलोक गुप्ता, आलोक सर जैसे लोग कैसे निखारते हैं, वो काम इन लोगों ने किया है। तो थिएटर अगर आप आगे बढ़ाओगे तो थिएटर में रोटी है। आज विधाएं ऐसी हो गई है कि लोग उसके लिए पेड करते हैं। आप म्यूजिक लाते हो, आप मेकअप लाते हो, आप लाइट्स डायरेक्टर लाते हो, आप सेट डिजाइनर लाते हो। मुझे याद है आलोक जी बैठे हुए हैं कि हम लोगों ने थिएटर मजबूत था तब, तो जब शुरू किया नाटक तो कैलकाटा से एक्ट्रेस और एक्टर आते थे। आशीष कुमार जो फिल्मों के इतने बड़े एक्टर थे, शिप्रा शाह वहाँ से काम करने आती थी। और आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि हॉलीवुड की एक्ट्रेस फेमस सिस्टर पीटर क्लोवर, जिन्होंने नोट्रे डेम गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की, वो हमारी संस्था थी। वो एक्टिंग करने के लिए चाहती थी, एक्टिंग पढ़ाती थी। तो थिएटर बर्बाद नहीं जाएगा,
ये जैसा कहा अभिषेक जी ने, ये आपको संघर्ष में उबरने का रास्ता बताएगा कि कैसे 3 बजे दिन में इस लू में आप अपने घर से निकलते हो और कैसे पसीने से लथपथ होकर के यहाँ कुछ काम करके रात को 9 बजे 10 बजे वापस जाते हो। ये संघर्ष आपको पे करेगा। ये हम लोगों को भी किया है। हम लोगों ने 2-2 बजे रात तक रिहर्सल किया है, पुनाई चक में वापस गए हैं। तो आज इस मंच ने ये सम्मान दिया है जिसके लिए कोई शब्द नहीं। सीखने का जहाँ तक प्रश्न है तो अजीत दा की बात हुई, तरुण दा की बात हुई। तो ऐसा है कि इनसाइक्लोपीडिया थे ये लोग। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ ना कि जो इन लोगों ने सिखाया और जो इन लोगों से सीखा गया वो सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने इनसे सीखा। तरुण दा की बात हो रही है, अजीब कैरेक्टर थे वो क्या कैरेक्टर थे ये पता ही नहीं चलता था। हम लोग समझ रहे हैं कि तरुण दा इस नाटक में आज ये चरित्र कर रहे हैं और हम लोगों को मंच का साझीदार उनके साथ सह कलाकार होते हुए भी वो इस तरीके का गिमिक्स मंच पे दिखा जाते थे, इस तरीके का ट्विस्ट कर जाते थे कि देख करके आश्चर्यचकित रहता था। एक छाता लेकर वो एक कॉकटेल नाटक था, उसमें इम्प्रोवाइज किया था, काकू ने उस सीन को कंपोज नहीं किया था, तो वो छाता लेकर के जाते थे। और बड़े भाई के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर समीर सेन गुप्ता जो ए कॉलेज के इकोनॉमिक्स के है ना, शायद हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और क्रिकेट की कमेंट्री वगैरह बड़ी करते थे, अच्छे कलाकार थे। उन दोनों में ठन जाती थी और डायलॉग के बीच में एक डायलॉग आता था जो ऑडियंस नहीं सुनती थी, हम लोग सुनते थे कि चलो बबू आज थोड़ा बताओ आइए। ये तरुण दा बोलते थे कि आज देखा ये तो कितना उड़ा, तो तरुण का छाता लेके जाते थे। समीर दा ने ऐसा किया कि उनके छाता को इस तरीके से मैंने धक्का मारा, गिराया कि जो छाता ऐसे था वो छाता ऐसे उठ गया जैसे आंधी पानी में नहीं उठ जाता। अब तरुण दा के लिए बड़ी परेशानी की छाता जो है, अब तरुण दा ने जो उठे हुए छाते को, छाते के डंडी को जो अपने माथे पे लगाया और उसमें चुपचाप नीचे से बैठते हुए, जो कहीं से कंपोजिशन नहीं था, क्या ऑडियंस ने, क्या हम लोगों ने कहा कि भाई इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है, डायलॉग कोई भूल जाए, कैसे वो सिखा देते थे स्टेज पर। मेरे डायलॉग अगर मैं भूल गया तो बोलते थे कि तुमको कितनी बार बोला है कि कोई भी काम ध्यान से करो। अरे हम रहते ना तो बोलते कि भैया ये पैसा कहाँ से आया, मेरा डायलॉग था भैया पैसा कहाँ से आया, हम भूल जाते थे। इतना भी तुमको नहीं याद रहता, पैसा कहाँ से आया ध्यान रखना, स्टेज के ऊपर सिखा जाते थे। तो ऐसे लोगों के बीच से सीखे हुए व्यक्ति, मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम लोग वो तो है नहीं, लेकिन वो अगर आप कुछ सीख सकते हो, अगर आप कुछ समझ सकते हो तो बहुत बड़ी ताकत ये मंच देगा। अभिषेक जी ने कहा, अभी आलोक जी आएंगे, इन्होंने कहा कि बाहर में आप जिस विधा में भी रहोगे ये जूझने की क्षमता आप में पैदा करेगा, ये लड़ने की हिम्मत आप में पैदा करेगा मंच, कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे जूझा जाता है और कैसे संघर्ष करके अपने हक को हासिल किया जाता है। तो मैं आलोक जी से निवेदन करूंगा, आलोक दा, आलोक गुप्ता एंड द ग्रेट एक्टर। एक तो इतने महान व्यक्तियों के सामने मुझे खड़ा कर दिया गया। मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई 73। मैं स्कूल में एनुअल फंक्शन कर रहा था, काकू अनिल कुमार मुखर्जी एज ए चीफ गेस्ट। मुझे जब पूरा शो खत्म हो गया, उनका एक बहुत बड़ा रूम था, पूरा शो देखते थे शुरू से अंत तक। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सारे थिएटर देखा करो, सारे पूरा अच्छा पूरा प्ले देखो। तो देखने में मैं बुलाई करूँगी, तुम शाम को मेरे यहाँ कालिदास में आना। कुछ नहीं था, वीरान था, एक खाली बालू का इस तरह से स्लैब बना हुआ था। ये वाली थी ना, ये वाला गोदाम था। हाँ, ये गोदाम था, वहाँ पर एक स्टेज था और कुछ था नहीं। आया पहला दिन उन्होंने कह दिया कि तुमको कल से पुनाई चक आना है, रिहर्सल करना है
पालकी। हमको सर एक्टिंग का मुझे कुछ नहीं आता, तुमको कुछ करना नहीं, तुम आना है। बुलाए, गए, गाना वाना गाए। गाने का सीन था पहला, गाना गा के हमको गांव में घूमना था, बच्चा छोटा सा थे, हाइट शॉर्ट थी, घूमना था। तरुणदा, उसके बाद तरुणदा आया। तरुणदा हमको कहें कि तुमको कुछ सिखाते हैं, ऐसे नहीं, उछल उछल के चल। वो उछल उछल के चलना शुरू किया, तब अलग एक मतलब एक इमेज बन गया। खैर वो गई, आई गई, खत्म हो गई। 1-2 महीना बीता ही था कि उन्होंने फुल फ्लेजेड बंगला स्क्रिप्ट मेरे को दे दिया, कहे कि इसको करना है। रामेर सुमोती शरद चंद्र जी का लिखा हुआ था। इसको बाद में हिंदी में बना भाभी माँ, फिल्म भी बनी भाभी माँ। और मेरे साथ क्या नाम था सर उनका, जो लेडी थी, नंदा भाभी, नंदा भाभी को मेरे साथ लगा दिया। उसमें 3-4 कैरेक्टर था, ज़्यादा नहीं था। एक बच्चा जो एकदम शरारती, दिन भर मतलब हुड़दंग करता रहता है, माँ नहीं है। एक बाप का कैरेक्टर में तरुणदा और नंदा भाभी, मैं और कुछ लोग थे। खैर वो इतनी हिट हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं। खैर सबसे पहली बात है कि इन लोगों ने जो सिखाया, अब एक तरुणदा का एक छोटा सा बताता हूँ मैं। एक सीन था, तरुणदा, मैं और नंदा भाभी को हमको झाड़ू देके मारना था। तो नंदा भाभी भूल गई कि क्या करना है इसको स्टेज में। तो हम खड़े कि अभी झाड़ू मारेगी। ये कहाँ से आए हैं, दौड़ कर झाड़ू लो ना, मारो, पीटो झाड़ू से। तब अचानक फिर झाड़ू आ गया सामने, पूरा सीन सामने आ गया। तरुणदा वाज अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट इम्प्रोवाइजर। अनिल दा सिखाते थे, एकदम बारीकी से सिखाते थे। अजीत दा भी तो एकदम बारीकी से सिखाते थे। उन्होंने, इनका काबली वाला किसी ने नहीं देखा है, और जिसका समीर चंद्र गुप्ता का जिसका बात गुप्ता सर क्या कह रहे थे, सोनामा, अरे माय गॉड, पूरा हॉल में रोंगटा खड़ा हो गया सारे लोग। वो सीन आज तक रिपीट नहीं, वो सीन रिपीट नहीं हुआ। काकू ने खाली इतना ही कहा था कि इसको ऐसे करना है। मेरे को एक बार मारते थे, ज्यादा नहीं सुनते थे, चटाक से देते थे। हमको एक डायलॉग के लिए बोले थे कि 2 स्टेप चलोगे, उसके बाद 1 स्टेप जाके उसके बाद डायलॉग बोलते। हम हड़बड़ा के, छोटा था बोलते बोलते चलेगा। ये लोग थे, मुख्तसर क्या लोग थे, सब मजा लेते थे कि कौन पिट रहा नहीं पिट रहा। उस समय अनुपम भी नहीं आया था, अरुण अनुपम कोई नहीं था। आप, अशोक दा, गौतम दा, एक नंदा भाभी, वो लोग थे। तो हुआ क्या कि अब सीन में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते थे कि कुछ करना नहीं पड़ा। काकू खाली इतना चल के बोलने के चले गए, और चल के डायलॉग बोलते बोलते गए, हिलते धुलते आए कहीं की तरफ, चट से। हम तुमको बोला था ना 2 स्टेप चलने के लिए, उसके बाद बोला था 1 स्टेप बाहर जाकर बोलोगे। ऐसे ऐसे सिखाए हैं लोगों ने, ऐसे ऐसे। आज के लड़के को तो कुछ बोल देते, ईगो में ले लेते, मुझे क्यों बोला, मैं इतने बड़े एक्टर हूँ। आज मैं जो बात करता हूँ, जो खड़ा होता हूँ, जहाँ भी खड़ा होता हूँ, कैमरा के सामने, स्टेज में, ये सब इन लोग का देन है कि कैसे बोला जाता है, हंस की आवाज़ कैसे निकाला जाता है, कैसे बोला जाता है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है। खड़ा होकर डायलॉग नहीं बोलना है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है। जरा सा होता था, पालकी में एक सीन था, आवाज़ को काटना था, और मीरा वसुंधरा, मीरा था और जयंती थी, इन दोनों के बीच में मेरे को, दोनों हमको पटक मारती है और हम रोते हैं। तो रोने आज सबसे बड़ी बात है थिएटर करने में क्या क्या फायदा है, नुकसान तो बहुत, फायदा क्या क्या है। सबसे बड़ा फायदा है आपका अपीयरेंस, आप कहाँ पे कैसे खड़े होइएगा। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कैसे इंटरव्यू आप फेस कीजिएगा। आप किसी भी फिजिकल अपीयरेंस जहाँ हो रहा है, जहाँ परफॉर्म आप कर रहे हैं, इंटरव्यू इज ए परफॉर्म,
आपको इंटरव्यू में आपको पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछेगा और आपको जवाब वैसे देना है, तो वो एक परफॉर्मिंग आर्ट का वो एक ऐसा पार्ट है जिसको इंटरव्यू में काम आता है, लाइफ में काम आता है। किस वक्त प्रणाम सर, थिएटर करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप बोलना सीख जाइए। आपको सामने 10 आदमी के सामने खड़ा होकर बोलना सीख जाइए। आप चलना सीख जाइए। आपका हाथ ऑटोमेटिक घूमेगा, आंख ऑटोमेटिक घूमेगा। इंटरव्यू कैसे फेस करना वो थिएटर में सीख जाइएगा। थिएटर करते करते सीखिए एक इंटरव्यू कैसे फेस करना। तो थिएटर बहुत बड़ी चीज़ है। थिएटर में नुकसान सबसे बड़ा है कि यहाँ पैसा नहीं। और ये मंच बिहार आर्ट थिएटर से जो भैया कहें कि इतने लोग यहाँ से बॉम्बे गए, कहाँ गए, 81 में मैं FTII कम्पीट किया, वो यहीं खड़ा हो गया और मजाक में खड़े। हाँ, बाद में नहीं गया, घर से बहुत प्रॉब्लम था, अलग बात है। यहाँ से जिसको जाना था अरविंद रंजन दास, वो चले गए, उसका बहुत बड़े आज के बहुत बड़े आदमी बन गए। तो थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। मैं इससे पहले भी 2-3 बार टीवी इंटरव्यू में बोला था, थिएटर बहुत ज़रूरी है समाज के डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एवरी डेवलपमेंट के लिए, अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए थिएटर बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें 3 चीज़ की बहुत अहमियत है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के हमको करना क्या है, डेडिकेशन हमको एकदम फुल हार्टेडली काम करना। मुझे अभी एक प्ले कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है लड़के का बात। उन्होंने बीच में प्ले छोड़ दिया कि सर मेरा BPSC का एग्ज़ाम है, मैं एकदम इमीडिएट छोड़ दूँ। BPSC का एग्ज़ाम पहला ज़रूरी है, ये बाद में करना। डेडिकेशन, डिसिप्लिन में बहुत कुछ आता है। जो इन लोगों का अगर 5 बजे बोलते थे तो 5 बजे से पहले 2 मिनट हाजिर रहते थे पहले, और आने के बाद क्या बोलते थे कि पैसा पेनल्टी दो, सिंगाड़ा है। जो लोग यहाँ अनएम्प्लॉयड थे वो घर से पैसा लेके आते थे, उस समय 4 आना करके सिंगाड़ा मिलता था, पैसा दो। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप अपने लाइफ में भी नहीं चल सकते। और हर चीज़ का डिसिप्लिन चाहिए। अपने आप में डिसिप्लिन चाहिए, बात करने का तरीका में डिसिप्लिन चाहिए, आपको अपीयरेंस में डिसिप्लिन चाहिए। आज अगर पंकज त्रिपाठी कहीं कोना में खड़ा रहता तो लोग, फिल्म स्टार अगर नहीं भी होता तो लोग देखा नहीं, ये तो लगता है कुछ आर्टिस्ट है। उदय जी ने मेरे को एक ही बात कह दिया, अरे ये तो आर्टिस्ट है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार उदय जी, बहुत बहुत आभार कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सही में कम से कम हम अपने गुरुजनों का तो एक आशीर्वाद है हम पर, एक हम सब नमन करके इनका श्रद्धांजलि भी कर सकते हैं। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग थिएटर कीजिए, दिमाग से खाली करके कैरेक्टर जो है उसमें रहिए। स्क्रिप्टिंग है, बाकी गुप्ता सर सब बताएंगे क्लास में, क्या स्क्रिप्टिंग होता है, डायलॉग्स क्या होते हैं, ये सब बताएंगे। लाइट लेना किसको करते हैं, बहुतों को लाइट लेने में, लाइट कैसे लिया जाता है, क्योंकि स्टेज में तो ऐसे लाइट रहता है। लाइट लेना इन्होंने मुझे सिखाया मेरे को, लाइट कैसे लेते, कहाँ कैसे लाइट लिया जाता है। लाइट कैमरा में भी लिया जाता है, फिल्म में भी लाइट लिया जाता है। एक्टर अगर लाइट नहीं ले सकता तो एक्टर नहीं। लाइट लेना, मेकअप क्या होता है, उपेंद्र भैया है एक्सपर्ट है, मेकअप क्या होता है, मेकअप भी बहुत ज़रूरी है। अब हमको एकदम भूत बना देगा मेकअप करा के, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने इनसे सीखा है। आप लोग आगे इन लोगों ने लेगासी जो इन लोगों ने हम लोग को दिया है, आप लोग सीखिए, थिएटर कीजिए, खुल के थिएटर कीजिए, अपना पर्सनल डेवलपमेंट। बस मैं इतना ही। इसको कहते हैं अनुभव, संघर्ष से मिला हुआ अनुभव और सफलता। ये सौभाग्य है हम लोग का, उदय जी के माध्यम से आज मेरे भी जहन में एक बात आई कि आदमी इमारत की खूबसूरती को देखता है, नजर वही आता है कि ये बिल्डिंग तो गगनचुंबी है, ये बड़ा सुंदर मकान है, लेकिन मकान जिस नींव के ऊपर खड़ा है, जिस फाउंडेशन के ऊपर खड़ा है,
ये प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया कि वो हमेशा जमीन के नीचे है, वो नींव नजर नहीं आता है। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उदय जी के माध्यम से आज हम लोग उस नींव के पत्थर को देख रहे हैं जिसके ऊपर बिहार की कला संस्कृति खड़ी है, जो आज फल फूल रही है, जिनकी बातें हम लोग कर रहे हैं। बहुत बातें हैं अजीत दा की, काकू की तो छोड़ दीजिए, क्या व्यक्तित्व था, कुछ कहा नहीं जा सकता। और आजकल सब चीज़ है, ये बोलने का ढंग, ये खड़े होने का ढंग, ये चलने का ढंग, और वो बर्दाश्त भी नहीं करते थे। वो जो डिसिप्लिन की बात इन्होंने कही ना, वो तो अजीब था, खड़ा कर दिया। आज तक स्टेज छोड़ करके कभी हम लोगों ने बीड़ी नहीं लगाई, सिगरेट नहीं लगाया, खैनी पान नहीं लिया। वो डिसिप्लिन, और वो एक शपथ लेते थे कि बेटा एक वादा जरूर करो मुझसे कि लाइफ में कभी मंच पे गलत जो हम दिखाते हैं उसको अपनाओगे। वो कॉकटेल में शराब की बोतल, वो शराब पी करके हम लोग की एक्टिंग, ऑडियंस खूब ताली बजाती थी जिन लोगों ने कॉकटेल देखा है, पार्टिसिपेट किया है। कि जब मैं दारू पी के मंच पे जाता था तो अजीबोगरीब एक सीन बनता था, बट ये डिसिप्लिन, ये सीखने का। तो ये लोग अजीत दा को देखते आप काबली वाला नाटक में, कुछ चीजें ऐसी है ना कि जो दोबारा हो नहीं सकती, या उस कलाकार की ऊंचाई है कि लाख कोशिशों के बावजूद हम उसको रिपीट नहीं कर पाते। शोले का गब्बर फिर हम लोग को मिलेगा नहीं। तो अजीत दा के रूप में जो काबली वाला आता था, अजीत दा के रूप में जो कॉकटेल का चुनी आता था, अजीत दा और तरुण दा के जो कॉम्बिनेशन था ना, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वो सीताराम देवी गोदई महाराज, लंगी मार के गिरा दी, एक बार लंगी मार के गिरा दी स्टेज पर। एक नाटक है कांचन रंग, ऐसे चर्चाएं हो रही है। कांचन रंग, अजीत दा तरुण दा दोनों थे। बेटी की शादी में एक लिस्ट पढ़नी है, लिस्ट में कहीं से नहीं था कि स्कूटर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो तरुण दा बोले कि एक स्कूटर चाहिए। तो अब स्कूटर चाहिए, इसके अगेंस्ट में कोई डायलॉग नहीं लिखा हुआ था, ये तो था ही नहीं। अब देखिए मंच पे तो अजीत दा ने कहा क्या स्कूटर, तो अजीत दा बोले स्कूटर, हाँ स्कूटर, स्कूटर। और वो स्कूटर स्कूटर करते हुए अंदर जाते थे। फिर आए तो पूछा तरुण दा ने क्या करने गए थे, वो पूछने गए थे स्कूटर। अब ऑडियंस उस स्कूटर को लेकर के कालिदास रंगाने के बाहर गए कि क्या इम्प्रोवाइजेशन था लोगों का। तो अजीबोगरीब शख्सियत थे ये लोग। बहुत सारे लोग जो बाद में जुड़े, अब तो हमारे बीच में विनय जी भी आए हुए हैं, स्वागत है आपका। आया जाए और दो शब्द हम लोग आपके माध्यम से सुने। हमारे बीच में इंट्रोडक्शन दे उदय जी, डॉक्टर विनय जी का परिचय देने आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आज एक बार पुनः आपसे परिचित होने में। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, आपका बहुत बहुत आभार है कि आज सुबह जो आरजेएस की आज़ादी की अमृत गाथा का 64वां अंक अशोकपुरी कॉलोनी बेली रोड पटना में किया गया, उसमें भी आप उपस्थित हुए, अतिथि वक्ता के रूप में मंच की शोभा बढ़ाए। और आज शाम को यानी कि 17 अप्रैल की शाम को आरजेएस के 2 कार्यक्रमों में आप आए हैं। यही है जीवन, जो एक नाटक होता है। हम लोगों का जीवन एक नाटक ही है। कोई सक्सेसफुल होता है, कोई फ्लॉप हो जाता है। तो एक सक्सेसफुल शख्सियत हैं
डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, साहित्यकार भी, कवि भी, श्रमिक नेता भी और समाज सेवी भी, सुधारक। और मैं चाहूँगा कि आपके साथ जो शख्सियत आए हैं, शायद हिंदी साहित्य सम्मेलन से आप यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ऐसे लोग जो कि जी, तो आप बताएंगे क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी हैं, आने वाले देश के भविष्य यहाँ पर उपस्थित हैं, और यही गुप्तेश्वर जी और जो और भी तमाम बिहार आर्ट थिएटर के लोग हैं, उन लोगों ने ये मंच उपलब्ध कराया है। और मैं देख रहा हूँ फेसबुक पर कि थिएटर लवर जो हैं, जिसमें डायरेक्टर वगैरह भी हैं, जो इसको देख रहे हैं। तो डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, आप आइए, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने कला क्षेत्र के बिहार की धरती पर जन्म देते हुए मजबूती प्रदान करने वाले तीनों मनीषी को मैं प्रणाम करते हुए हैं और यहाँ के दधीची हैं और करीब करीब सारे चेहरे परिचित हैं, कोई नए चेहरे हमारे लिए नहीं हैं। और क्योंकि मेरा आना कुछ समझना बुझना लेखक का काम होता है, प्रयोगधर्मी का, कि हर जगह जाए और वह समझे, बिना समझे किताब के पन्ना लिखना तो दीमक सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा कलाकार देश का, विश्व का बड़ा कलाकार दीमक होता है, वो पन्ना सबसे ज़्यादा चाहता है। दर्शक में कुछ गुण आता है लेकिन वो अपने आप के साथ कर लेता है और चला जाता है, वह आप जैसा प्रदर्शन नहीं करता। कई दिन चर्चा चलती है और बहुत सारी किताब पढ़ने और नाटकों पढ़ाने तक का भी मुझे मौका मिला हिंदी साहित्य में, और लंबी अवधि तक पढ़ाई चला, यानी 2011 तक हम पदस्थापित विश्वविद्यालय में। तो हमको मौका सब बार बार होता था कि कोई क्लास लीडर है तो आप ड्यूटी बनता है कि क्लास खाली जाए, लड़का नाराज ना हो। और उसमें BA का बड़ा परेशानी होता था कि सब एडल्ट और मजबूत लड़का होता था, तो वो तो तुरंत बगावत पर उतर जाता। तो इस सबको लेकर के जो अनुभव प्रैक्टिकल हुआ, बचपन में लोगों ने हमको नाटक खेलने के लिए ग्रामीण परिवेश में वैशाली जिला में प्रेरित किया, तो 2-4 बार खेला, लेकिन उससे हमारी दूरी बनी। और दूरी बनने के बाद बहुत दूरी नहीं बना, सिर्फ दर्शक के रूप में या लोगों से आप श्रीमान का मेरा दर्शन होता था सामने वाले हॉल में, या फिर आज वहाँ क्या कहते हैं गोड़िया मठ, तो इन लोगों से हम पूर्व परिचित थे, लेकिन झुकाव हमारा नाटक की ओर नहीं बना, सिर्फ लिखने पढ़ने। परिणाम तो आज सुखद है। तो अभी श्रीमान बोल रहे थे दादा कि किसी चीज़ को काम करने के लिए आपने उसकी पुष्टि की है, गुप्तेश्वर बाबू, कि किसी भी काम करने के लिए जब ध्यान काम करता है तो उसको आप भी साथ लिया। ऐसे आए वो तो दर्पण देखा ही धरता ऐसे सबको पूछ लिया, लेकिन अगर मन से आत्मसात नहीं करते हैं तो शायद सफलता मिलना संभव कहीं मिल जाए। इसमें भी कुछ लोग बहुत सा उदाहरण देते हैं, और इसका उदाहरण द विक्टिंटन ऑफ कैट है, अंग्रेजी का बहुत बड़ा नाटक, कि एक घर से भागा हुआ व्यक्ति जहाज पर बैठा, उसके भीतर बिल्ली थे, और बिल्ली हिंदी में यही उसका है कि बिल्ली था, और वहाँ इतना चूहा का आतंक था कि बिल्ली इतना अधिक $, देकर खरीद लिया कि उस देश का बादशाह बन गया। ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हो सकता है इसमें, क्योंकि मैं तो था नहीं वहाँ, मैं तो उस अंग्रेजी की कहानी को पढ़ा, नाटक को पढ़ा और उसको जाना। तो आत्मसात तो करना होगा, और गुरु के की भी बात माननी होगी। इस पर एक गुरु की छोटी सी मिसाल दे देते हैं। अभी गुरु की चर्चा चल रहा था। एक गुरु बराबर कहता था बच्चों को कि गुड़ मत खाओ, और गुरु जी गुड़ खाते थे। एक बच्चा बड़ा उच्छृंखल था, राजा का लड़का था, सारे राजे महाराजे के लड़का पहले गुरुकुल में जाकर के जमीन पर बैठ करके टाट बिछा कर बैठ के पढ़ा करते थे, खाली जमीन पर पढ़ा कर। उसने कहा कि गुरु जी सर को कहते हैं गुड़ नहीं खाने के लिए, आप गुड़ खाते हैं, जब तक गुरु नहीं छोड़ेगा। अभी किन बंधन दिया है कि गुरु गलत है तो कैसे अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन यह भी मिथ्या बना कि आप गुड़ खाते हैं और हम लोगों को मना करते हैं कि गुड़ नहीं खानी चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि मैं आपके लिए कहता हूँ, मेरा बात छोड़ दीजिए, मैं गुड़ खाता हूँ, अगर हमारा अनुकरण करने लगेगा तो आप विद्वान नहीं बन सकते हैं।
हमारा विद्वान बनने का जितना था उतना हो गया। आगे जो हम कुछ कर रहे हैं, आप ही पर हम रिसर्च और खोज कर रहे हैं कि मैं गुड़ खाता था, मैं भी गुड़ छोड़ दूंगा। यह प्रश्न वह कहीं मुझे यह प्रश्न मैं जानता था कि आपकी जगह, इसलिए आपको दिखा के मैंने। अब आज आपका प्रश्न आ गया, आज से मैं गुड़ छोड़ दूंगा, नहीं खाऊंगा, क्योंकि आपका निर्माण करना है। ठीक जैसे बगल में कुम्हार है, मूर्ति के निर्माण के लिए सब ढांचे का जरूरत पड़ता है और उसको बना करके ये उतना खूबसूरत बना देता है जितना खूबसूरत मैं हूँ या बदसूरत हूँ, इतना बढ़िया फॉर्मेशन दे देता है। वह एकाग्र है कि मूर्ति तभी मेरी दिखेगी जब लोगों को पसंद आएगा, नहीं तो नहीं। तो ठीक नाटक तभी आपका कला का प्रदर्शन लोग देखेगा जब लोग खुश हो जाएगा। तो शराब की बोतल आई और डांस, वह में भी वो एक प्रहसन है, जोक्स है। उसको 3 तरह के मुख्यतः दर्शक होते हैं। एक एकदम लेमैन, दूसरा समय काटने आता है 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा समय, चाहे सिनेमा हॉल का प्रेक्षागृह हो चाहे थिएटर का प्रेक्षागृह हो, समय काटने आते हैं और एक कुछ सीखने और समझने। ये तीनों तरह के लोग आते हैं, लेकिन कलाकार को तीनों को समेट के चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी प्रेक्षागृह में रहे, इसके लिए कलाकार वाकई बिंदु टू बिंदु प्रदर्शन करना है। अगर वहाँ आलोचक होगा, आलोचना के दृष्टिकोण से हम लिखेंगे आपके नाटक को, तो तमाम कवि को खोज कर रखेंगे। अगर सकारात्मक लिखना चाहेंगे समीक्षा के दृष्टिकोण पर, हमको खाली खूबियाँ दिखाई देगा, कहीं से अवगुण नहीं दिखाया। जो लोग अवगुण बताते हैं उसको मैं इतना बड़ा शब्दों के जाल से और वाक्यों में बांध देंगे तारीफ का पुल कि शायद वह आपकी कमी समाप्त हो जाएगा, ओझल हो जाएगा, नजर से पाठक को नहीं दिखाई देगा, अंदर दर्शक को दिखाई। ये कला का साहित्य के कला, चित्रकारी कला में आपका थिएटर, ये तमाम चीज़ है। सिर्फ रचना करने से नहीं होता है, आप जीवंत करते हैं हमारी रचना। मैं तो दिमाग में सोचा कि एक लड़की जा रही थी, एक बुढ़िया रोड पर बैठी हुई थी और जाड़े का मौसम है, जाड़ा लग रहा था। वो बेचारी अपनी बच्ची स्कूल जाते के समय अपनी चादर को लेके उसके शरीर पर ढक देती है और ढकने के बाद चल देती है। स्कूल में जाता है तो मास्टर का डांट सुनता है और फिर घर आती है तो माँ कहती है कि चादर कहीं गिरा दिया, और वहाँ भी डांट सुना। जब हकीकत बताती है तो बाप भी वहाँ, पिताजी भी उसके पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि जो किया सो ठीक किया, एक कांपती हुई बेसहारा सड़क पर पड़ी हुई गुड़िया को इसने चादर दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लड़की बनती देश का, इसलिए ये उसमें बात बनती है। तो आप बहुत नहीं, समय ज़्यादा हो रहा है और बात करने के लिए हम तो व्याख्याता थे, तो दिन रात बोलने का काम है और लिखने का, तो ये चलता रहेगा क्रम। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से प्रणाम करते हुए विदा लेना चाहता हूँ। बड़े छोटे शब्द आपसे तो हम रोज रूबरू होते रहते हैं, लेकिन आज किसी दूसरे रूप में भी आपसे रूबरू हुए और बहुत कुछ अच्छी बातें सीखने को भी मिली कि पहले आत्मसात कर लो, पहले अपने आप को देख लो, झांक लो, तब किसी कार्य को कार्यान्वित करने की कोशिश करो। आज के लिए प्रयास उदय जी से चाहेंगे, आप 2 शब्द तो कहें। आपने इतना बड़ा अभियान शुरू किया है जिसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। ऐसे कार्य, इसको क्या कहेंगे विनय जी, ये तो परमार्थ का काम है, देश का काम है, समाज का काम है। ऐसे कार्यों के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं होती है और आपने अपना जीवन झोंक दिया है। एक बार भाई के लिए तो अभिनंदन है। आप सभी का भी अभिनंदन है और जिनके गुरु अनिल कुमार मुखर्जी जी, राजेंद्र वर्मा तरुण जी, तरुण दा के नाम से हम लोग बोलते थे, काकू अनिल कुमार मुखर्जी जी को बोलते थे, अजीत गांगुली जी, जिनके ऐसे ऐसे गुरु रहे हों, आज उनकी याद करने का एक मौका आप लोगों ने यहाँ पे दिया है। संजय वर्मा जी को याद करेंगे, तरुण दा जी के लड़के, जिन्होंने इसे एक इवेंट का रूप बनाया। जो मेरे मन में एक इच्छा रहती है, दरअसल आदेश राम जानकी संस्थान
राजेश वर्मा जी से भी आज मुलाकात करने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं एक समय होता है, हर समय पाए तरुवर फले ये कहूँ सीखेंगे। आपके मन में बहुत कुछ इच्छा होगी, लेकिन उसका बीजारोपण जब हो जाता है तो एक ना एक दिन वो आलोक बन जाता है, दुनिया को आलोकित करता है। आलोक की आपसे मैं कर रहा हूँ, दुनिया को आलोकित करता है, फर्स्ट इंप्रेशन देता है और वही उसकी कमाई होती है। आप सभी लोगों के बीच में आलोक जी का रिकग्निशन होना एक बहुत बड़ी सफलता है। यही पॉजिटिव सोच है। हमारे अंदर बीजारोपण होना चाहिए और ये बचपन में होना चाहिए और बचपन में स्कूलिंग के समय होना चाहिए। कैसे होगा? जब समाज में थिएटर को लेकर, चित्रकारी को लेकर, नचनिया भजनिया की उपमा उपमेय उपाधि दी जाती हो गाँव में, तो ये कैसे संभव होगा? इस मंच पर आकर आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन समाज को आंदोलित करने की जरूरत है और उसके लिए नहीं तो ये भी बच्चे कल जाकर कहेंगे थिएटर से कुछ नहीं मिलता। कल इनकी शादी होगी, हर बार होंगे। मैं स्वयं उसका उदाहरण हूँ। एक थिएटर के आदमी को ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन करना पड़ा। कितने ऐसे लोग हैं थिएटर से फिल्मों में जाते हैं, ठीक है वो उसका कैनवास बड़ा है, पैसे भी हैं, लेकिन आज भी थिएटर के लिए जो डेडिकेशन है और डेडिकेटेड लोगों के लिए समाज और सरकार क्यों नहीं आगे आते हैं? क्यों नहीं आते हैं? इसके लिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। और ये सकारात्मक भारत आंदोलन जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको भव्य बनाने की तरफ, जिसमें कि हर फैसिलिटी, आपने कहा ना कि कम सुविधा में भी हमें करना पड़ता है। थिएटर से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है? बहुत बड़ा। नीता वशिष्ठ के शब्द बता रहा हूं, जिसने कहा कि अगर थिएटर को महत्व दे दिया जाए तो समाज से आगे क्राइम, कहने की बात है, थिएटर को अगर महत्व दे दिया जाए तो क्राइम कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि ये जो जीवन माध्यम है, ये लोगों के मन मस्तिष्क पर, और खास करके शाम को होता है, शाम में जो चीज होगी या कभी भी होगी, शाम में जब होगी उसके कुछ घंटे के बाद खा पी कर आप सो जाएंगे। सोने के बाद क्या होता है? सोने के बाद हमने दिन भर जो कुछ, अगर हमने सकारात्मक काम किया, हमें कोई प्रताड़ित नहीं किया, तो हमें अच्छी नींद आएगी और सुबह हमें वो इलाज हो जाता है। रात में आपके जैसे मूड होंगे वही इलाज हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो थिएटर के जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि थिएटर को अपने वे ऑफ लाइफ बनाइए। उसको कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे समाज में आप जाते हैं तो एक कॉमन मैन की तरह न रहे, क्योंकि आप कलाकार हो गए, थिएटर करते हैं तो कलाकार हो गए ना। आपको ये समाज ने एक उपाधि दी है। हर कोई कलाकार नहीं होता, ये भी मानते हैं। जिस तरह से पत्रकार बन गया तो उसकी एक उपाधि होती है, तो जहां भी वो जाता है तो पत्रकारिता का वो एक परोक्ष रूप से एक इज्जत लेकर जाता है। जैसे आप जाते हैं तो अपने माता पिता की इज्जत लेकर जाते हैं, आप अपने गाँव के, जहाँ गाँव के रहने वाले हैं, जिस प्रदेश के रहने वाले हैं, उसकी इज्जत आपके साथ होती है। तो कलाकार के संदर्भ में कहना चाहेंगे कि आप भी इज्जत लेकर जाते हैं, तो आपको देखने के बाद समाज में पॉजिटिव वेव्स हो, ये कलाकार है, तो आपके हर हाव भाव में सामाजिक दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज के प्रति एक वेदना होनी चाहिए कि समाज में ये ऐसा क्यों हो रहा है, जो गलत है तो वो कैसे ठीक हो सकता है, और उसकी तरफ आपको नाटक लिखने का, पढ़ने का, बोलने का होना चाहिए। सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि
सरकार को सरकार तक इन आवाजों को किस तरीके से पहुंचाया जाए, कैसे पहुंचाया जाए? जैसे मीडिया है पहुंचाने के लिए, क्योंकि हर जगह पैसे की जरूरत है, हर जगह। अब कलाकार आता है, सीखता है, फ्यूचर उसका पता नहीं है। यहाँ पर गार्जियन को शंका होती है, वो पूछेगा इसमें फ्यूचर क्या है। कोई भी डायरेक्टर कहेगा भाई ये तो शौकिया होता है, इसमें कोई इतना स्कोप तो है नहीं। हर के साथ की परिस्थिति थिएटर आगे बढ़ेगा कैसे? इन लोगों ने जो मेहनत की है उसको आगे और कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार को आगे लाने की जरूरत है और इसके लिए मीडिया की आवश्यकता होती है कि थिएटर के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाए। अब पूर्वोत्तर में जो थिएटर होते हैं और लाल लश्कर के साथ जो आते हैं, हालांकि आज की स्थिति क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन आज आप जानते हैं वहाँ के फिल्मों से ज्यादा उनके थिएटर और नॉर्मल की हाँ वो और IGNCA में वो लोग आते हैं और बहुत विशाल थिएटर करते हैं और ये भी है, सरकार उनको मदद भी करती है, बुलाती है उनको, ये करती है। तो इसलिए शिक्षा को आप दे देंगे, लेकिन फ्यूचर को सेट करना भी मुझे लगता है, क्योंकि वही चीज आगे बढ़ती है। भाषा में देख लीजिए, वही भाषा लोग पढ़ते हैं या वही प्रोफेशन चुनते हैं जिसमें उनका कैरियर ऑप्शन होता है। अगर कैरियर ऑप्शन नहीं देना है तो आप स्कॉलरशिप दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि वो समाज के बच्चे हो जाते हैं। जो थिएटर में आता है वो समाज के बच्चे हो जाते हैं और समाज के लिए नाटक करते हैं। वो कोई अपने घर के लिए नहीं करते हैं, वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बिजनेस करना अपने लिए होता है, अपना उसमें प्रॉफिट होता है, लेकिन ये जो कुछ भी करेंगे वो समाज को जागरूक करने के लिए करेंगे। तो इसके लिए हर विद्यार्थियों को स्टाइफन के रूप में या कुछ ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे पेंशन हो गया, कुछ उम्र हो गई, मान लीजिए आपने विष्णुपुरी जी जैसे लोग हैं, क्या विष्णुपुरी को 60 साल के बाद जो पेंशन मिलती है, लेकिन एक साहित्यकार को जो मिलना चाहिए क्या वो नहीं पाता है? तो कैसे मतलब ये चीज फिर उसमें क्या हो जाता है, हमें ये एक परमानेंट जो है ना, किसी तरह से वो काम करना पड़ता है जो हमारे साहित्य का अंग नहीं होता है, हमारे थिएटर का वो अंग नहीं होता है। वो काम करने का देखा होगा, विजय जी कह रहे थे मैं बिजनेस भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब है इंटरेस्ट थिएटर में, लेकिन रोजी रोटी के लिए। और ये बड़ा अमूमन एक धारणा है कि अगर थिएटर में करना है तो साथ में कुछ और चीज करो, तो थिएटर डेवलप इससे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फुल टाइम चीज है, फुल टाइम चीज करेंगे आप, तब जाकर थिएटर डेवलप होगा और उसमें से लोग निकलेंगे और समाज के लिए अच्छे काम सोचेंगे और थिएटर भी अच्छे लिखे जाएंगे। आज सभी निर्देशकों की ये शिकायत है, अच्छे नाटक नहीं मिल रहे हैं, तो अच्छे नाटक कोई क्यों लिखेगा? इसके लिए आंदोलन की जरूरत है, तब आपको पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट ने 5 साल तक प्रण किया था कि हम लोग समाज के साथ काम करेंगे। 5 साल तक हम लोगों ने समाज के साथ काम किया और उसके बाद अब हम लोग शीर्ष स्तर की बैठक करने जा रहे हैं। तो शीर्ष स्तर की बैठक करके हम लोग आप लोगों के उस चीज से रूबरू होना चाहते हैं। हम अगर कहीं भी रह रहे हैं, वहां से बिहार आर्ट थिएटर में अगर नहीं आएंगे तो बिहार आर्ट थिएटर की लोगों की बात नहीं सुनेंगे, तो किसी भी जो अथॉरिटी है उससे हम वही होगा कि 5 स्टार में बैठ के स्क्रिप्ट लिख दिए और उसमें फिल्म बन जाती है। तो इसलिए ये यात्रा की अहमियत इसलिए है, इसलिए खून पसीना तन धन लगाकर रूबरू होने की जरूरत है। इन विद्यार्थियों के चेहरे पे खुशी लाने की जरूरत है, इन्हें लगे कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये घर जाए तो गार्जियन इनका स्वागत करे, जैसे कोचिंग से पढ़ के मेडिकल और इंजीनियरिंग से पढ़ के बच्चा जाता है तो उसमें एक इंजीनियर की छवि देखते हैं इनके परिवार में। तो एक थिएटर करके जाने वाले जो समाज का काम कर रहा है, जरा सोचिए, जो आदमी समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है और गार्जियन उस समय देखता है, क्यों देखता है? गार्जियन का इसमें दोष नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था का दोष है कि आखिर वो इन बच्चों में वो चीज क्यों देखता है कि यार इसका
क्या होगा, क्या करेगा, ये कैसे जीवन चलाएगा। अच्छे काम करने वालों को जीवन चलाने की चिंता सरकार और समाज को करती है। यही मैं बताने के लिए आया हूँ और इसी के लिए आंदोलन शुरू हुआ है। समाज में जितने सकारात्मक कार्य, विष्णुपुरी जी को पता है, मेरे ख्याल से 3 साल लगभग जुड़े हुए हैं, उनको पता है हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करेंगे? मीडिया के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हम लोग उन लोगों के विचारों को लाना चाहते हैं और इसी का ये आंदोलन यात्राओं के रूप में शुरू हो गया है और लोगों से रूबरू होने का, ताकि हम लोग उस अथॉरिटी से मिलने की हैसियत रखते हैं। उस अथॉरिटी से या तो मैं पर्सनल बेनिफिट ले लूं, आप जानते हैं लाइजली बहुत लोग करते हैं, जिनके भी अगर वीआईपी में संपर्क होंगे तो लोग उनके पास पहुंचते रहे, काम करा दीजिए। तो भैया काम कराने के तो आप जानते ही हैं, काम अदाम दोनों, या तो ये रास्ता है। दूसरा ये रास्ता है कि उस मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूँ क्योंकि दूसरों आत्मसात जो नहीं किया है। एक ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टर जो कि रेडियो जर्नलिज्म कर रहा हो, उसके अपने संपर्क तो बन ही जाएंगे, मंत्रियों से भी होंगे और तमाम समाज के लोगों से होंगे। लेकिन उसका उपयोग हमने क्या किया? हमने ये पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट में जोड़ दिया और नानक जी की बात को याद किया। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सबका भला। पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट को भी फायदा होगा और समाज को भी फायदा होगा और उसी के अंतर्गत हम लोग ये सारे कुछ कर पा रहे हैं। लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और जब कम्युनिकेट करते हैं और जब कंसेप्ट बताते हैं तो उस आदमी को लगता है कि वाकई ये तो जरूरत है। वो भी सुर, क्योंकि हर आदमी के अंदर सुर और असुर तो होता ही है ना, तो वो जग जाता है। वो नेगेटिव आदमी पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव शब्द सुनते ही हमारी आधी समस्या को वही समाप्त हो जाती है। ये बहुत बड़ा दोस्तों थिएटर एक पॉजिटिव चीज है। इसको पॉजिटिव कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए कि समाज का दृष्टिकोण थिएटर के प्रति पॉजिटिव हो जाए। समाज को लगे कि यार थिएटर देख लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मंदिर में जाते हैं ना, दान दक्षिणा देते हैं ना, मंदिर में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यार वहाँ जाएंगे तो हम जो मांगेंगे या मुझे शांति मिलेगी। तो थिएटर के प्रति सकारात्मक सोच डेवलप कर देना, ये पॉजिटिव मीडिया का मूवमेंट है। पॉजिटिव मीडिया और इसी मूवमेंट को लेकर ये हम लोग आपके चेहरे पे मुस्कान चाहते हैं। अब आपके चेहरे पे कैसे मुस्कान होंगे, इसके लिए हम लोग मीटिंग्स करेंगे और हायर लेवल की मीटिंग, शीर्ष स्तर की मीटिंग 2019 में राष्ट्रपति भवन के कैंपस से शुरू हुआ था ये, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड की 1 महीने की यात्रा हुई थी, उसके बाद फिर कोरोना आ गया था और ये पोस्टपोन हो गया था। उसके बाद हम लोगों के जो ऑब्जर्वर थे उनसे पूछा गया कि हम लोग बाहर ट्रेवल करें, लेकिन ट्रेवल करने की अनुमति कोरोना के चलते नहीं थी, गाइडलाइंस थे, तो इसलिए हम लोगों ने उसको स्टॉप कर दिया। और अब कोरोना का थोड़ा असर कम हुआ, लोगों में विश्वास जमा है, तो अब बिहार पहला राज्य है जहाँ की आरएस पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट की यात्रा शुरू हुई। इससे पहले भी हो चुकी है, 2-3 बिहार की यात्राएं हुई हैं, भाषाओं के लेकर हुई हैं। अलग अलग बिहार की जो भाषा है उसको लेकर हम लोगों ने लोगों से बातचीत की। आपको बड़ा ताजुब लगेगा कि हम अपनी भाषा में बात करने में झिझकते हैं और धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ये बहुत ही पीड़ा की बात है। तो इसलिए थिएटर के प्रति सकारात्मक सोच डेवलप करने का पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट, इसलिए कहीं भी इस उद्देश्य को अन्यथा आप लोगों ने ये जो कुछ भी हुआ है, इन शख्सियतों ने जो नींव के पत्थर कहे जाएंगे, इन सभी शख्सियतों को मैं जानता हूँ और खास करके अनिल कुमार मुखर्जी जी या पुष्पा मुखर्जी जी, जिनसे मैं मिल चुका हूँ और मैं पुनाई चक में ही रहता था। और पुनाई चक में अनिल कुमार मुखर्जी को क्या लगता था जो मुझे बुलाते थे, पर्सनल बुलाते थे, बातें करते थे। मुझे नहीं पता उनको क्या लगता था कि पर्सनल बुलाते थे और बातें करते थे। और उस समय में बिल्कुल नया था थिएटर, देखकर किसी तरह से मेरे अंदर बीजारोपण हो गया था, बस इतना ही था, बीजारोपण हो गया था। फिर मैंने कला संगम भी ज्वाइन किया, सतीश आनंद हमारे गुरु रहे हैं और हमें ज्वाइन करते ही उस कला संगम का भाग्य देखिए, सतीश आनंद जो अभी दिल्ली में रह रहे हैं और आरजेएस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनके सारे मैसेज आते हैं। उन्होंने कहा कि तुम बहुत लकी हो,
तो लकी मैं हूँ या कला संगम है, लेकिन हम लोग लकी थे कि मुंबई और दिल्ली की कला संगम की यात्रा नाटक के प्रोग्राम बने थे, तो मैं दोनों जगह बड़े मंचों पे गया था, श्रीराम सेंटर पे और प्रगति मैदान में, और मुंबई के थिएटर पे सौभाग्य मिला काम करने का। तो दोस्तों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज आप सीख रहे हैं उसमें डेडिकेशन और जिस तरह से उन्होंने कहा डिसिप्लिन, तो वाइब्रेंट होने की जरूरत है। आप वाइब्रेंट होंगे, आपके पास नॉलेज आएगा, उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और थिएटर को वे ऑफ लाइफ बनाने की जरूरत है। आपको, आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप साधारण सा इंसान नहीं है। आपको समाज ने एक खबरी दिया है, तो आप एक समाज के इंडिफरेंट हैं। आप समाज ने आपको दिया है, ये मौका दिया है, उस मौके का फायदा उठाइए, उस मौके का फायदा उठाइए, और पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट कहीं ना कहीं अपने जगह से रहकर हर सकारात्मक कार्य करने वाले, सकारात्मक प्रोफेशन को, हर भाषाओं को, इसको ऊपर लाने का प्रयास करेगी, और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने की ये हम लोग का अभियान भी चलता है। तो उसको लाने के लिए हम लोग प्रयासरत होंगे, क्योंकि अधिकारियों के साथ अब हम लोगों की मीटिंग्स जो है शुरू हो जाएगी। बहुत सारे IAS जो हैं हम लोगों के वेबिनार में, विष्णुपुरी जी को पता है, बहुत सारे IAS जो हैं वो वेबिनार में। हाँ, एक और जानकारी दे देता हूँ कि हम लोग शुभम कुमार जी जो IAS टॉपर हैं, वो भी चीफ गेस्ट आए हैं। उनके पिताजी भी आर्टिस्ट फैमिली के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और वो बिहार कैडर में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे आज सम्राट चौधरी जी ने बहुत पॉजिटिव चीज़ें, और उन्होंने मतलब बहुत थोड़े समय में इस पॉजिटिविटी को समझ गए, और केवल फोन कॉल पे उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में आना स्वीकार कर दिया। कोई जान पहचान नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं, लेकिन एक फोन कॉल आया, पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम आजादी के अमृत गाथा है, बोले मैं आऊँगा। सभी जानते होंगे RJS को बहुत सारे लोग 6.5 साल से हम लोग कटिबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर ये हम लोगों ने काम कर दिया। अब इसका फायदा जो है वो समाज को मिलना शुरू हो, इसीलिए मैं शीर्ष स्तर की बैठक के बारे में आप लोगों को बताने आया हूँ, ताकि यहाँ पे जब मैं अगली बार आऊँ तो कुछ ऐसा लगे, एक माहौल बने, थिएटर का माहौल बने, क्योंकि अच्छे काम करने वालों को समर्थन देने का ही पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, और जितने भारत में लोग हैं वो हमारा परिवार है। भारत एक परिवार, विश्व एक घर, और यही है राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र का अहित करने वाले नकारात्मक लोगों को हम लोग नकार देते हैं, चाहे किसी भी पद पे हो, लेकिन उसको नकार देते हैं। तो एक तरह से आप कहिए कि कफन बांधकर निकले हैं घर से, अंजाम चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अंजाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन पॉजिटिविटी के बारे में समाज को बताना, गांव तक इसको पहुंचाना, और पॉजिटिव इंडिया बनाना, ये सभी जैसे जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। एडवोकेसी करना आप अपने घरों में, पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट का और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने लिए सोचिए ना, अपने लिए सोचिए कि आपके आसपास के दोस्त आपको धोखा ना दे दें, क्योंकि वो उनको पॉजिटिव करने का आपने कोई प्रयास ही नहीं किया। आपको पता नहीं है कि आपका दोस्त क्या सोचता है आपके बारे में। आपके सुख में तो वो साथी रहेगा, दुख आएगा तो छोड़ के भाग जाएगा, तो वो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट का है कि आप अपने घर में अपने लोगों को, आज हमारे पिताजी ने, क्योंकि पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट किसी से डोनेशन के लिए नहीं चल रहा है, आप इस मतलब डोनेशन कोई बुरी बात नहीं है, काम करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट डोनेशन लेके नहीं चल रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर 4 लोकेशंस हैं जहाँ पर सकारात्मक भारत उदय भवन के बोर्ड लग सकते हैं, एक ही जगह लगेगा, एक ही जगह लगेगा दिल्ली के अंदर। वो हम लोग कह रहे हैं भूगोल बनेगा, इतिहास 6.5 साल में। आप YouTube पे जाएंगे, अगर कुछ भी पॉजिटिव इंडिया के बारे में जानना होगा तो YouTube में आप लिख देंगे RJS सकारात्मक बैठक, या आज़ादी की अमृत गाथा, या RJS राष्ट्रीय वेबिनार, मतलब RJS लगा के आप कुछ लिखेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
आपका भी ये बैठक जो है वो आज़ादी की भारत उदय बिहार यात्रा के अंतर्गत आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, सबका सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का खास करके बहुत ज़्यादा सम्मान कीजिए, क्योंकि हर बुजुर्ग जो है ना कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट समाज में किए हुए होता है। हमें पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट को सक्सेस करने के लिए जो अनुभव के खजाने हैं उसकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्गों को आप इज्जत देंगे तो आपकी जो पीढ़ी आ रही है वो आपको इज्जत देगी। ये बताने के लिए ही हम आए हैं। और हम लोगों ने आज के दिन ही जितने बुजुर्ग आए थे, सीनियर सिटीजन्स, सबका सम्मान किए उस कॉलोनी में। उस कॉलोनी के लोग, अब आप जानते हैं, आप किसी भी कॉलोनी में घूम जाइए क्या स्थिति है, किसी भी गांव में घूम जाइए क्या स्थिति है। लेकिन विष्णुपुरी के जो गवाह हैं प्रोग्राम में आए अलग अलग मानसिकता से, जब उन्हें पता चला कि बिहार के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक DIG SP, जिनको बिहार गौरव से सम्मानित किया गया था, स्वर्गीय राम लक्ष्मण सिंह इसी कॉलोनी के निवासी थे, और राजेंद्र प्रसाद जी के नाम का RGS ने उनकी स्मृति में राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। RGS का ये भारत में पहला, RGS पहला क्या कर रहा है, भारत में पहला कर रहा है कि अपने बुजुर्गों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड घोषित कर रखा है, जो अगस्त में प्रदान किया जाएगा दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉल में। स्वतंत्रता दिवस पे जय हिंद जय भारत हम लोग लगातार करते रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर वंदे मातरम प्रोग्राम होता है, और वंदे मातरम प्रोग्राम किसने शुरू कराया, अगर कोई जानता हो, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी, MS बिट्टा, जो एंटी टेररिस्ट फोरम के हैं। सीनियर IPS नहीं, कांग्रेस के थे, मंत्री थे पंजाब में, चीफ मिनिस्टर का ऑफर मिला, उन्होंने छोड़ा। अब वो देश के हो गए, अब वो देश के हो गए हैं। उनका कहना है उनको मंत्री बनाया जा रहा था, उनको टिकट नहीं, तो दूसरी चीज हो गया। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब समाज, क्योंकि वो 14 बार बमों से हमला उन पे हुआ, आतंकवादियों ने, जहाँ पैर स्टील पे है वो सरकार द्वारा जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, 25 जो जेड सिक्योरिटी हैं वो उनके साथ आते हैं। और मैं आज भी बताया था कि वो किसी नज़दीक कोई नहीं आ सकता, उनके जेड सिक्योरिटी वालों के नज़दीक कोई नहीं जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा है तो ऑर्गेनाइजर जो है वो ही थोड़ा नज़दीक जा सकता है। लेकिन RGS फैमिली में आने के बाद तस्वीरें कब आए कि RGS फैमिली किस तरह से उनसे सेल्फी ले रही है, किस तरह, अच्छा घर पे बुलाया है 2 बार घर पे RGS की फैमिली को, क्योंकि हम लोगों के साथ मीडिया जुड़ा हुआ है, RGS पॉजिटिव मीडिया, तो उन घर पे उन्होंने बुलाया। और हम लोगों का जो कार्यक्रम उनके प्रेरणा से वंदे मातरम शुरू हुआ। ये वंदे मातरम शब्द जहाँ पर भी होता है तो वो हम लोगों का उनके द्वारा दिया गया, जिसको कि हम जानते हैं क्यों, बता देना चाहता हूँ। ये वंदे मातरम कहाँ से हम लोगों ने एडॉप्ट किया, चीजें तो थी आज़ादी की लड़ाई में, उनके घर पे जाने के बाद और उन्होंने बुलाया, जब ग्रुप में थे वो तो उनको बहुत अच्छा लगता था, अपने फॉरेन फ्रेंड्स को मैसेज भेजते थे। तो मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि जो भी आ रहा है वंदे मातरम, जो उनके आसपास के पुलिस वाले थे या जो स्टाफ थे, उनके बहुत बड़ा कैंपस मिला हुआ है, सरकार ने उनको एक आवास दिया है, तालकोटरा रोड पे 14 नंबर है, तालकोटरा रोड, सेंट्रल सेक्रेटरी के पास दिल्ली में। मैंने कहा कि मैं आज़ादी के पहले आ गया हूँ क्या, ये शब्द तो सुनने को नहीं मिलता था। ज़्यादा पुलिसकर्मी थे तो जय हिंद बोलते थे, इतना ही था। लेकिन वंदे मातरम तो मुझे लगा कि ये चीज़ जो है ना, वहीं से राष्ट्र प्रथम का जन्म जो है ना वहाँ से हुआ, उसको हम लोगों ने एडॉप्ट किया, जीवन में आचरण किया। और RGS के ऑब्जर्वर ने 22 जनवरी गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम के बाद RGS ऑब्जर्वर के साथ मेरी बात हुई और 40 मिनट का उनका संबोधन था। लोग इतने वो हो गए थे, पॉजिटिव हो गए थे कि उन्होंने कहा कि क्यों हम लोग वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार, जिसको वालेकुम सलाम करना है करो, लेकिन वंदे मातरम में जय हिंद जरूर करो। ये RGS ने जब भी हमारी इनसे बात होती है तो या तो जय हिंद होती है या वंदे मातरम। ये हम लोगों ने जीवन में आचरण करने को सोचा, आचरण करना, जीवन में आचरण कीजिए। तो उसी तरह से थिएटर को लेकर आप अपने जीवन में क्या आचरण करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को
समाज का एक ऐसा निर्माता माने अपने आप को। सेल्फ रेस्पेक्ट इज द बेस्ट रेस्पेक्ट होता है। अगर आप अपने सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा सम्मान आपको नहीं दे सकता है। अपना सम्मान कीजिए आप, क्योंकि आपको अमिताभ बच्चन के साथ की एक्टिंग करना पड़ सकता है, वो आदत कैसे बनेगी? क्योंकि आप जो हैं गॉड मतलब भगवान की तो देन है, और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे? कॉन्फिडेंस लाएंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए थिएटर को किस तरह से और ऊंचाइयों तक ले जाया जाए और पैसे की जो कमी है उसको दूर किया जाए, क्योंकि समाज के निर्माता जहाँ पे हैं, जिस विधा से काम करते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ये पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट का स्लोगन है। सकारात्मक कार्य करने वाले थिएटर एक सकारात्मक विधा है, और ये फले फूले इसलिए कि जिन परिस्थितियों में लोगों को थिएटर छोड़कर अच्छे लोग जो है इधर उधर भटक जाते हैं रोजी रोटी के लिए, तो थिएटर भी रोजी रोटी वाला बने, और घर में जाने के बाद उन स्टूडेंट को माता पिता कहें, ताली बजाएं, बेटा आ गया थिएटर करके आया, सीना चौड़ा हो जाएगा। उसको सीखने का मादा जो है ना, वहाँ से माता पिता का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इसलिए थिएटर को नमन है, थिएटर करने वालों को नमन है, और सरकारों तक एडवोकेसी करने के लिए मैं सभी पत्रकारों से निवेदन करूंगा कि थिएटर को लेकर वो एडवोकेसी करें। यही पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट है। जय हिंद। पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट अमृत महोत्सव के बारे में कितनी जानकारियाँ और ये मूवमेंट क्या है, इससे आज हम अनुभव होकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उदय जी, पुनः मैं दोहराऊंगा कि आपके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, शब्द छोटे पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के प्रांगण में इस मूवमेंट को एक गति देने के लिए। बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगालय के बीच में आकर आपने जो जोश जगाया है, जो उम्मीदें जगाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उदय जी की एक पंक्ति को दोहराते हुए आप सबों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि एक स्लोगन आज इन्होंने दिया, उसको जीवन का मंत्र बनाइए कि इतनी मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय के पहले खुद की जय करे। अपने आप को ऐसा बनाए कि अपने ऊपर अपना गर्व हो, समाज, घर, परिवार, हम सब आपके गर्व करेंगे। इसी शुभकामनाएं के साथ धन्यवाद। कोई करने वाले हो या स्टूडेंट स्टूडेंट्स के द्वारा आज कार्यक्रम के समापन करना सभी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अपने अनुभव सुनाइए, स्टूडेंट क्या कहता है? इस मूवमेंट के माध्यम से हमें यही अनुभव होता है कि हमें समाज के लिए निस्वार्थ भाव से एक सोच लेकर कार्य करते रहना चाहिए। और आज आपसे बहुत सारी नई बातें हमें सुनने को मिली और